गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 और इसकी महत्वपूर्ण बातें। देखिए, इस समय ये ऐसा समय था कि जिसमें भारत में एक बड़ा राजनीतिक मूवमेंट हुआ, या इसको कहें कि बड़ा एक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, जिसको 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति मानी गई। और इसके बाद में हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस क्रांति को दबा दिया था और बिल्कुल एक तरह से भारतीय को परास्त कर दिया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि निश्चित रूप से इस प्रकार अपन भारत में लंबे एक शासन व्यवस्था को अपन नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रशासनिक सुधार किए जाएं, कुछ राजनीतिक सुधार किए जाएं, जिसकी वजह से ही अपन भारत में अपना जो शासन व्यवस्था है वो लंबी कर सकते हैं। तो देखिए, जो 1858 जो अधिनियम पास किया गया, इस अधिनियम की मुख्य जो बातें रही, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन व्यवस्था कर रही थी, अब पूर्णतः शासन व्यवस्था का कार्य है वो किसके दिन हो गया? ब्रिटिश सरकार के दिन हो गया। एक शब्द चलता है। इसके बाद में भारत की जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश ताज के अंडर में होगी, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है अब उन्होंने पूरी तरह से भारत की जो शासन व्यवस्था है वह संभाल ली। पूरी तरह से भारत की जो अब सरकार का जो दायित्व होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि गवर्नर जनरल का जो पद होता था, अब इस गवर्नर जनरल की जगह अब एक नया पद आया और उसको ये कहा गया वाइसराय कहा गया। वाइसराय कहा गया, यानी गवर्नर जनरल के स्थान पर अब नया पद आएगा, इसको कहा जाएगा वाइसराय। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उसी को ही फिर वापस वाइसराय बनाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत में वापस वाइसराय बना करके भेजा गया। तो बार बार प्रश्न आते हैं ये कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। दोनों सेम ही है। फिर उसके बाद में है इसी अधिनियम के तहत अगला जो हुआ, एक भारत परिषद बनाई गई। भारत परिषद बनाई गई जिसमें कि काउंसिलिंग, इंडियन काउंसिलिंग थी और इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे। और इस मेंबर में ये देखा गया एक पद बनाया गया जिसको कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव कहते हैं, या इसको भारत मंत्री भी कहा गया। भारत इसको मंत्री भी कहा गया, यानी जो सेक्रेटरी है, जिसका अपन ये कहते हैं कि जो वर्तमान में भी जो मुख्य सचिव जो होते हैं या प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो होते हैं वो यही पद है। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत का प्रतिनिधि कौन बने, तो इसके लिए एक पद बनाया गया जिसको ये कहा गया भारत सचिव का पद कहा गया। और भारत सचिव के जो पहले भारत सचिव बने वो थे सर चार्ल्स वुड। नाम बिल्कुल सुना सुनाया नाम है, लिख देता हूँ थोड़ा सा इसमें। सर चार्ल्स वुड, ये भारत प्रथम भारत सचिव बने। प्रथम भारत सचिव बने, तुम भारत सचिव सर चार्ल्स वुड, यानी जो वुड डिस्पैच आता है या भारत की शासन व्यवस्था का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो सर चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया था। इन्हीं को ही प्रथम भारत
सचिव बना गया। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण बातें रही, इसी एक्ट के तहत एक विक्टोरिया घोषणा हुई, महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने घोषणा की, और वही जो इलाहाबाद है उसमें इलाहाबाद दरबार में इसको प्रस्तुत किया गया और लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको पढ़कर सुनाया था। और इसी घोषणा के तहत ये हुआ कि जो विलय की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी यानी राज्य हड़प नीति थी, उस राज्य हड़प नीति को समाप्त किया गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई, तो इसको ये कहते हैं विक्टोरिया घोषणा। अपने प्रश्न से महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा की थी वो कब की थी, तो 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में। इलाहाबाद दरबार में की गई। और इस घोषणा के साथ ही भारत में जो विलय की नीति थी या राज्य जो हड़प नीति जिसको कहा जाता था, सतारा था, झांसी था, उदयपुर था, इस प्रकार के जो राज्य उन्होंने हड़प लिए थे, इस नीति के तहत अब ये नहीं हड़पे जाएंगे। तो ये प्रमुख बातें रही ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1858 का जो अधिनियम था, इसकी प्रमुख 4-5 बातें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दूसरी बात, वाइसराय यानी गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय का पद बनाया गया। तीसरा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और इस घोषणा के साथ ही विलय की नीति है वो समाप्त मान ली गई और जो भारत सरकार का शासन व्यवस्था वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। तो ये मुख्य इसकी बातें रही। उसके बाद में नेक्स्ट फिर है अगला भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। यह इसको कहा जाता है भारतीय इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जिसको कहा जाता है 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम के रूप से भी इसको जानते हैं। इसकी जो मुख्य हैं बातें, 4 ही बातें इसकी मुख्य हैं। पहली है कि अब जो कानून व्यवस्था थी, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लग गया। तो पहली थी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की हिस्सेदारी। दिस इंपॉर्टेंट बात है, ये रहा कि भारतीय की जो भागीदारी रही वो किस प्रकार, कौन से एक्ट के तहत रही, तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि पहली बार कब हुई, तो 1861 में हुई। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात, मंत्रालय पद्धति आ गई थी। कौन सी पद्धति? मंत्रालय पद्धति, यानी लॉर्ड कैनिंग की दी हुई है। लॉर्ड कैनिंग की दी है मंत्रालय पद्धति। आज भी अपन देखते हैं बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, और इस मंत्रालय पद्धति की जो शुरुआत थी वह भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ही मानी जाती है और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको मान लिया जाता है। तो इसकी ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्रालय पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के तहत। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेंद्रीकरण, शासन में विकेंद्रीकरण, शासन में विकेंद्रीकरण
अब विकेंद्रीकरण का मतलब बांटना, यानी जब मंत्रालय पद आ जाएंगे तो अपने शासन का डिवाइडेशन कर लेंगे। गवर्नमेंट में जो भी है, चाहे वर्तमान में देख लीजिए, चाहे सीएम है चाहे पीएम है, वह अपना कार्यभार है वो मंत्रालय में बांट देते हैं। तो मंत्रालय पद्धति भी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 की ही देन मानी जाती है। एक अन्य विकेंद्रीकरण जो है वह शुरुआत कब हुई थी? तो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सबसे पहले अपन ने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट। तो शासन में केंद्रीकरण की भावना, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं, केंद्रीकरण की भावना थी, यानी शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण एक जगह लाया गया। और अब इसको क्या हो रहा है, 1861 के तहत विकेंद्रीकरण की जो भावना है वह प्रस्तुत की जा रही है। तो विकेंद्रीकरण, तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है अध्यादेश व्यवस्था। अध्यादेश जो है वर्तमान में भी राज्यपाल के द्वारा या भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत राज्यपाल हैं वह 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देते हैं जब संसद की बैठक नहीं हो रही है, लोकसभा की नहीं हो रही है या मंत्रिपरिषद की संस्तुति नहीं हो रही है। इससे पहले भी ये 1861 में जो काउंसलिंग एक्ट था, इसके दौरान जब काउंसलिंग की मीटिंग नहीं होती थी तब भी जो भारत सचिव है, लॉर्ड है, वो अध्यादेश जारी करते थे और वो अध्यादेश भी उस टाइम भी 6 माह के लिए वैध होते थे। आज भी स्थिति यही है। यानी अध्यादेश की अगर भारतीय शासन व्यवस्था में ये कहें कि अध्यादेश की शुरुआत कब मानी जाती है, तो वो 1861 का जो काउंसलिंग एक्ट है इसी के दौरान ही मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट इसकी बातें यही हैं, यही जो चीज़ें हैं वो परीक्षा में पूछी जाती है। 1861 का जो काउंसलिंग एक्ट है इसमें 3-4 बातें ही हैं महत्वपूर्ण। पहली वापस अपन रिपीट करें कि कानून व्यवस्था में भारतीयों का सहयोग लिया गया। भारतीय जो लोग थे पहले कानून व्यवस्था में भारतीय सहयोग लेते नहीं थे, लेकिन अब सर दिनकर नाम से पहले व्यक्ति थे जिसको लिया गया। पटियाला महाराजा को भी इसमें शामिल किया गया था, या महत्वपूर्ण जो राजा थे उनको भी शामिल कर रहे थे। तो इस एक्ट के दौरान पहली बार क्या हुआ, शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी हुई। दूसरी बात यह है मंत्रालय पद्धति आई। तीसरी बात शासन का विकेंद्रीकरण किया गया था, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीकरण था। फिर अध्यादेश की प्रक्रिया भी भारतीय शासन व्यवस्था में इंडियन काउंसिल एक्ट के दौरान ही मानी गई। तो आज के लिए बस यही है। ठीक, धन्यवाद।